9वीं बार जब मैं जिंदा हुआ तो मेरे हाथ एक अच्छी और एक बुरी खबर लगी। अच्छी खबर यह थी कि शिन चिंगयान बिना एक पल गंवाए सीधा उसी क्रूज पर पहुंची जहां मुझे किडनैप करके रखा गया था। और बुरी खबर, उसने अपने उस खास इंसान व्हाइट मूनलाइट के लिए अपने हाथों से मुझ पर गोली चला दी। उसे हमेशा यही गलतफहमी रही कि मैं चाहे जितनी बार मरूं, हर बार वापस जिंदा हो जाऊंगा। इसी वहम में वो मेरी जिंदगी का सौदा करती रही, उसे बेरहमी से उड़ाती रही। पर वो ये नहीं जानती थी कि इस बार मैं सच में हमेशा के लिए जा रहा हूं। वहां मौजूद हर शख्स की फटी आंखों के सामने शिन चिंगयान का निशाना सीधा मेरे दिल पर लगा। मुझे महसूस हुआ कि जैसे भीतर से कुछ टूटकर बाहर बह गया हो। धुंधली होती आंखों से मैंने देखा कि वो आगे बढ़ी और उसने मेरी आंखें बंद कर दी। जाते जाते उसके ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजे, ये तुम्हें तुम्हारी जलन और ओछी हरकतों का सबक सिखाया है। और बस इस बार मैं सच में मर गया। ये मेरी 9वीं मौत थी और आखिरी भी। अब मुझे सब कुछ याद आ चुका था। असल में मैं एक बिल्ली था, वो भी 9 पूंछों वाली। जिस दिन मैं बालिग हुआ, मेरे पिता ने मुझे बताया था कि हमारी नस्ल में जीवन साथी ढूंढना और बच्चे पैदा करना बहुत आसान है। बस किसी एक ही इंसान के 9 जन्मों तक उपकार का बदला चुकाना पौन होता है, और फिर तुम उसे अपने साथ हमेशा के लिए अमर करने के लिए लिंगशान आध्यात्मिक पर्वत ले जा सकते हो। पर किस्मत का खेल देखिए, मुझसे एक भारी चूक हो गई। मैं बात को ठीक से समझ नहीं पाया और इसी एक जन्म में अपनी सारी की सारी 9 पूंछें लेकर आ गया। मुझे याद आया कि कैसे मैंने वांगचुआन वैतरणी नदी के किनारे लंबा इंतजार किया था। तब जाकर मुझे वो पहली नेक इंसान मिली थी जिसने मुझे खाने के लिए छोटी सूखी मछलियां दी थीं। मैंने बिना सोचे समझे अपनी यादें मिटाईं और उसे चुन लिया। वही थी शिन चिंगयान। मुझे लगा था कि मैं और शिन चिंगयान भी मेरे माता पिता की तरह एक अमर और आदर्श जोड़ा बनेंगे। पर मुझे क्या पता था कि 9 जन्मों की बात तो दूर, इसी एक जन्म में मैंने अपनी 9 की 9 जिंदगियां झोंक दी। फिर भी हमारा अंत इतना दर्दनाक होगा। अब जब मैं यहीं बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहा हूं कि वो आएं और मुझे वापस ले जाएं, इस दरमियान मेरा साया अब भी शिन चिंगयान के पीछे पीछे भटक रहा था। हर बार की तरह जब मेरा जिस्म पूरी तरह ठंडा पड़ गया तो शिन चिंगयान मुझे वापस अपनी विला ले आई। उसने मुझे उसी आलीशान कांच के ताबूत, बर्फीले ताबूत में लिटा दिया जिसे उसने मेरी तीसरी मौत के बाद खास तौर पर मेरे लिए बनवाया था। पुराने तजुर्बे के मुताबिक मुझे दोबारा जिंदा होने में महज 3 दिन लगते थे। बस 2 ही मौके ऐसे थे जब इसमें वक्त लगा। एक बार जब मेरा दिल निकालकर जियांग चेन को दे दिया गया था, और दूसरी बार जब हमारे बीच हुए एक बड़े झगड़े के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था। पर अफसोस, इस बार शिन चिंगयान को सिर्फ मायूसी हाथ लगने वाली थी। मेरी सारी सांसें, सारी जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं। अब 3 दिन तो क्या, 3 साल में भी मैं वापस नहीं आने वाला था। मुझे उस ताबूत में डालने के बाद उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा तक नहीं और सीधे हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। वहां जैसे ही शिन चिंगयान वार्ड के अंदर दाखिल हुई, जियांग चेन ने बेचैनी से पूछा, चिंगयान, छोटा भाई झोशियू कैसा है? मुझे पता है उसने जानबूझकर उन किडनैपर्स से मुझे नहीं पिटवाया होगा। दोस्तों, कहानी तो आगे बढ़ेगी ही, लेकिन आगे जाने से पहले एक भाई वाली बात सुनो। देखो यार, इस दुनिया में ना, चाहे लड़का हो या लड़की, ट्रू लव सिर्फ 10% लोगों को ही मिलता है। और सच बताऊं, उस 10% में से भी 9% तो सिर्फ हमारे माँ बाप का प्यार होता है। बाकी बचा 1% वो किस्मत वालों को मिलता है, वरना भाई मिलता ही नहीं है। लड़के भी दिल खोलकर प्यार देते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? सिर्फ धोखा या दर्द। तो भाई का सिंपल एक्सपीरियंस यही कहता है, डोंट फॉल इन लव। प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। मैंने तो आज तक नहीं किया और खुश हूं। खैर, ये तो थी काम की बात। अब चलते हैं सीधा आगे के कांड की तरफ। लेकिन भाई, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। तुम प्लीज उस पर गुस्सा मत होना। उसकी ये बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। अब जाकर मुझे समझ आया कि ये साला पीठ पीछे शिन चिंगयान के सामने मेरे खिलाफ इस तरह जहर उगलता था। कोई हैरान करने वाली बात नहीं कि मेरे और शिन चिंगयान के झगड़े कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। और शिन चिंगयान, वो अक्ल की अंधाधुंध बाउंच थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर खुद माफी मांगने लगी। आई एम सॉरी सीनियर जियांग। किडनैपिंग की ये सारी साजिश झोउ शियू की ही थी। उसका कोई गलत इरादा नहीं था। शायद वो बस जलन जेलसी में ये सब कर बैठा। 2 दिन रुकिए, जैसे ही वो होश में आता है मैं उसे आपके पैरों में लाकर खड़ा कर दूंगी। इस बातचीत के बीच जियांग चेन की आंखों में तैरती वो कमीनी खुशी मुझसे छिपी नहीं रही। वो बड़ा मासूम बनते हुए बोला, अच्छा ऐसा है क्या? वैसे मुझे इतनी गंभीर चोटें आई हैं, पर फिर भी तुम झोउ शियू छोटे भाई को ज्यादा मत डांटना। हॉस्पिटल का ये ड्रामा देखकर अब मेरा दिमाग पूरी तरह खुल रहा था। मुझे याद आया कि मेरे असिस्टेंट ने कहा था कि जिन किडनैपर्स को पैसे दिए गए उनका आईपी एड्रेस मेरे ही घर का आ रहा था। पहली बात, शिन चिंगयान ऐसा कभी नहीं कर सकती।
क्योंकि वो सिर्फ दिमाग से थोड़ी पैदल है, साजिशी नहीं, और ना ही वो कोई पागल है। दूसरी बात, मैं तो ऐसा करने से रहा, आखिर मैंने क्या किया और क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा। तो घूम फिरकर सुई सिर्फ एक ही इंसान पर टिकती थी, और वो था जियांग चेन, जो मेरे घर को अपना घर समझकर जब चाहे मुंह उठाए चला आता था। साला बड़ा शातिर खिलाड़ी निकला। मेरा खून पहले ही खौल रहा था, ऊपर से शिन चिंगयान को जियांग चेन के आगे पीछे दुम हिलाते और उसकी चाकरी करते देख मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बस अफसोस इस बात का था कि मैं भूत बना खड़ा था और उसे जोरदार लात घूंसे नहीं रसीद कर पा रहा था। शाम को जब शिन चिंगयान घर लौटी तो वो उस बर्फीले ताबूत के पास आई। उसने मुझ पर एक सरसरी नजर डाली और अजीब सी ठंडी हंसी हंसने लगी। झोशियू, जब तुम होश में आओगे ना तो बेहतर होगा कि तुम पहले से सोच कर रखो कि मुझे क्या सफाई देनी है। अरे सफाई की बच्ची, खाक सफाई दूंगा मैं। इधर मैं परेशान था कि मेरे डैड अब तक मुझे लेने क्यों नहीं आए। मुझे कब दोबारा अपना जिस्म मिलेगा ताकि मैं इस शिन चिंगयान को मजा चखा सकूं और उसकी अक्ल ठिकाने ला सकूं। अगले ही दिन जियांग चेन को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और शिन चिंगयान खुद उसे रिसीव करने पहुंची। पर किस्मत का खेल देखिए, जैसे ही वो दोनों हॉस्पिटल के मेन गेट से बाहर निकले, मीडिया और रिपोर्टर्स की एक पूरी फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कैमरे की फ्लैशलाइट्स चमकने लगीं। ये देखते ही शिन चिंगयान का पारा चढ़ गया और वो उन पर बुरी तरह भड़क उठी। लेकिन तभी मुझे पीछे खड़े कुछ रिपोर्टर्स की दबी कुची फुसफुसाहट सुनाई दी। वो बेचारे आपस में बुदबुदा रहे थे। अरे यार, इस जियांग चेन ने ही तो खुद फोन करके हमें यहां बुलाया था और अब डांट हमें पड़ रही है। देखते ही देखते एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। सुर्खियां बन गईं। शिन कॉर्पोरेशन की लेडी बॉस का असली प्यार और कोई नहीं बल्कि सुपरस्टार जियांग चेन है। शिन चिंगयान के माथे पर बल पड़ गए। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी जियांग चेन ने अपनी वही चिरौरी करने वाली थप्पड़ खाने जैसी टोन में बात काटी। चिंगयान, तुम मेरी फिक्र मत करो। पहले इस अफवाह को साफ करना, क्लैरिफाई जरूरी है। लोग सोशल मीडिया पर मेरा मजाक उड़ाएंगे तो उड़ाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये महानता सुनकर शिन चिंगयान के हाथ में जो पेन था उसे उसने गुस्से में इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। कुछ पल की खामोशी के बाद वो ठंडे लहजे में बोली, किसी सफाई की जरूरत नहीं है, ये सब फिजूल की गॉसिप्स हैं। 2-4 दिन में लोग खुद ही भूल जाएंगे। ये सुनते ही जियांग चेन ने चेहरे पर बड़ी फिक्र ओढ़ ली और बड़े प्यार से पूछने लगा, अगर झोशियू छोटे भाई को इस बारे में पता चला तो क्या वो नाराज नहीं होगा? जियांग चेन की ये बात सुनते ही शिन चिंगयान के चेहरे का तनाव बिल्कुल गायब हो गया। वो बड़े इत्मीनान से बोली, कोई बात नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा। वाह, यानी मैडम को अच्छे से मालूम है कि मैं अभी मरा पड़ा हूं और दोबारा जिंदा नहीं हुआ हूं, इसलिए वो जो चाहे गुल खिला सकती हैं, है ना? मैं पहले हमेशा यही सोचता था कि शिन चिंगयान और जियांग चेन के अफेयर की जो उड़ती उड़ती खबरें बाजार में गर्म हैं, उनके बारे में शायद शिन चिंगयान को कुछ पता ही नहीं है। पर आज समझ आया कि उसे सब पता होने के बावजूद वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहती थी। क्या कमाल का तालमेल है। अब जाकर मुझे इस बात की तसल्ली हो रही थी कि अच्छा ही हुआ जो मेरे 9 जन्मों का ये चक्र पूरा नहीं हुआ। ये औरत इस लायक ही नहीं है कि मेरे साथ लिंगशान आध्यात्मिक पर्वत जाए और हमेशा के लिए अमर हो। शाम को जब वो घर लौटी तो उसने मेरे बर्फीले ताबूत के ऊपर गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता रख दिया। फिर खुद ही अपनी इस ओछी हरकत पर इमोशनल होते हुए बड़बड़ाने लगी, झोशियू, मैं अब तुमसे और नाराज नहीं हूं। इस अफवाह को तुम सीनियर जियांग के लिए अपना एक हर्जाना समझो। उसकी ये बात सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई। मैं उस कांच के ताबूत के सहारे खड़ा होकर बस अपनी आंखें ऊपर की तरफ नचाने आई, रोल करने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। वक्त तेजी से बीता और देखते ही देखते 3 दिन पूरे हो गए। रात के ठीक 12 बजने वाले थे और शिन चिंगयान मेरे होश में आने का इंतजार करते हुए मेरे ताबूत के पास आकर बैठ गई। पर मैं नहीं जाकर बैठ गई। ताबूत शिन चिंगयान के चेहरे पर कुछ पल के लिए संजीदगी छा गई, लेकिन जल्द ही उसे पुरानी बातें याद आ गईं। उसे ध्यान आया कि 5वीं बार जब उसने मेरा दिल निकाला था और 8वीं बार जब हमारे झगड़े के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब मुझे होश में आने में 5 और 7 दिन का वक्त लगा था। पहली बार जब मैं 3 दिन तक नहीं जागा था, तब वो घबराकर मुझे बाई फैमिली की प्राइवेट लैब में ले गई थी। वहां रिसर्च के बाद पता चला था कि मेरे शरीर के अंदर जो अनजान हीलिंग पावर, जख्म भरने की ताकत है, वो 7 दिनों तक काम कर सकती है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। तीसरे दिन तक मेरी बॉडी पूरी तरह रिकवर हो जाती थी और बाकी के 4 दिन मैं महज अपनी मर्जी से जानबूझकर सोता रहता था, क्योंकि मेरा जागने का मन नहीं होता था। खैर, अब समय एक एक सेकंड करके गुजर रहा था, पर मेरे शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। शिन चिंगयान को यही लगा कि इस बार भी मैं हमेशा की तरह नाटक कर रहा हूं और जागना नहीं चाहता। वो खींच कर बोली, झोशियू, एक तो गलती की है, ऊपर से जानबूझकर मुझे डराने का नाटक कर रहे हो। अगर जागने का मन नहीं है तो मत जागो। ये कहते ही उसने ताबूत के अंदर से फूलों का वो गुलदस्ता बाहर खींच लिया। जाते जाते उसने मेरे बर्फीले ताबूत पर पैर से एक जोरदार ठोकर भी मारी और कमरे से बाहर निकल गई।
उसकी ये हरकत देखकर मैं तो बस अपना सिर पीट कर रह गया कि ये कैसी पागल औरत है। खैर, सोने से पहले उसने अपने असिस्टेंट को फोन मिलाया और एक बार फिर पक्का किया कि किडनैपर्स का आईपी एड्रेस मेरे ही घर का है या नहीं। वहां से जैसे ही हाँ में जवाब मिला, वो सुकून से चादर तानकर सो गई। अगली सुबह वो तड़के ही सोकर उठी और सबसे पहले उसी कमरे में आई जहां मेरा ताबूत रखा था। मुझे अब भी उसी हालत में बेजान देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ठीक उसी वक्त बाहर से एक सर्विस बॉय उसके ऑर्डर किए हुए कपड़े देने आया तो ये औरत बिना बात उस बेचारे पर ही चीख पड़ी, वापस ले जाओ ये सब, रिजेक्ट करो इसे। जब सामने वाले का नखरा ही खत्म नहीं हो रहा तो किस बात के डिजाइनर कपड़े, हाई क्लासिक गाउन और कैसा शादी की सालगिरह, मैरिज एनिवर्सरी का जश्न। देखते देखते 5वां दिन भी आ गया, पर मेरे जिस्म में कोई हलचल नहीं हुई। हर हफ्ते मैं शिन चिंगयान के लिए 7 दिनों के हिसाब से जो कपड़े मैच करके रखता था, आज उसकी आखिरी जोड़ी का दिन था। जब उसने वार्डरोब खोला और वहां पड़े दर्जनों शर्ट्स को उलट पलट कर देखा तो उसे समझ ही नहीं आया कि आज वो किस शर्ट के साथ क्या मैच करके पहने। वो हाथ में बिल्ली के प्रिंट वाली एक टाई, कैट टाई लटकाए, पैर पटकती हुई गुस्से में तमतमाती मेरे ताबूत के पास आई और चीख कर बोली, झो शिव, आखिर तुम कब तक ये तमाशा करने वाले हो? होश में आना है तो जल्दी आओ, तुम्हारे चक्कर में पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये कैसी अजीबोगरीब चीजें तुमने मेरे लिए खरीद रखी हैं? पर मैं तो मर चुका था और मरे हुए इंसान चीखने चिल्लाने पर जवाब नहीं दिया करते। आखिरकार उसे अपना ये गुस्सा खुद ही थूकना पड़ा। वो अपना सा मुंह लेकर रह गई और जो टाई उसने गुस्से में मेरे ताबूत पर फेंकी थी उसे चुपचाप वहां से उठाया और वापस ले जाकर वॉक इन क्लोजेट कपड़ों के कमरे में रख दिया। अभी उसे ऑफिस गए थोड़ी ही देर हुई थी कि जियांग चेन बिना दरवाजा खटखटाए सीधे उसके कैबिन के अंदर चला आया। वाह भाई, यानी जब मैं अपनी ही बीवी से मिलने आता था तो मुझे पहले असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था और इस जियांग चेन के लिए दरवाजा खटखटाने की भी जरूरत नहीं है। ये सब देखकर मेरा खून और खौल गया। मन ही मन मैंने सोचा, अच्छा हुआ जो तुझे सुबह पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं मिले, तू इसी लायक है। तभी जियांग चेन ने अपनी जेब से एक टाई निकाली और बड़े प्यार से आगे बढ़कर शिन चिंगयान के गले में पहनाने लगा। वो बड़े मासूम लहजे में बोला, क्या तुम्हारा फिर से झो शिव छोटे भाई के साथ झगड़ा हुआ है? वो सच में बहुत नासमझ है। गुस्सा अपनी जगह है, पर इस चक्कर में वो तुम्हारी शान और रुतबे स्टैंडर्ड का मजाक कैसे उड़ा सकता है? जियांग चेन ने जैसे ही ये कहा, शिन चिंगयान ने चिढ़कर उस टाई को गले से ढीला किया जिसे उसने अभी अभी बांधा था और उखड़कर बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दूसरी तरफ मुड़ गया, आंख ओझल, पहाड़ ओझल। शिन चिंगयान शायद पूरी तरह भूल चुकी थी कि जब हमारी शादी हुई थी तब उसने मुझसे एक वादा किया था। उसने कहा था कि उसकी कार की बगल वाली सीट को पैसेंजर सीट हो या उसके गले में टाई बांधना हो, 2 लोगों के बीच के ये सबसे करीबी और पर्सनल हक सिर्फ और सिर्फ मेरे रहेंगे। पर खैर, अब जब मैं मर ही चुका हूं तो इन दोनों को अपनी रासलीला मुबारक हो। जियांग चेन ने बात को घुमाते हुए बड़े अनजाने में कहा, वैसे मियां बीवी के रिश्ते को निभाने के कुछ तरीके होते हैं चिंगयान। तुम्हें हर बार झो शिव के आगे इस तरह घुटने नहीं टेकने चाहिए। शिन चिंगयान का चेहरा एकदम उतर गया, पर वो चुप रही। जियांग चेन को भी कोई जल्दी नहीं थी। उसने बड़े आराम से शिन चिंगयान के लिए कॉफी मग में निकाली, उसे पकड़ाया और जाकर सोफे पर बैठ गया। फिर बड़े प्यार से बोला, वैसे सीनियर, मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। जियांग चेन दरअसल अपने एक रियलिटी शो, वैरायटी शो की शूटिंग के लिए शिन चिंगयान से एक घर उधार मांगना चाहता था। उसकी शर्त थी कि घर ऐसा होना चाहिए जहां रोज कोई ना कोई रहता हो। इसके साथ ही उसे शो पर अपने किसी करीबी रिश्तेदार के तौर पर एक गेस्ट की भी जरूरत थी। उसकी ये बात सुनते ही मैं सारा खेल समझ गया। इन सारी शर्तों पर फिट बैठने वाला शहर में सिर्फ एक ही घर था, वो विला जहां मैं और शिन चिंगयान साथ रहते थे। जियांग चेन का इरादा साफ था। वो शिन चिंगयान के साथ मेरे ही घर में शो शूट करके अपने अफेयर की अफवाहों को और हवा देना चाहता था। साले की ये चालाकी दुनिया को साफ दिख रही थी, बस एक इस अक्ल की अंधी शिन चिंगयान को छोड़कर। खैर, गनीमत ये रही कि शिन चिंगयान ने उसकी इस डिमांड को फौरन मंजूर नहीं किया। जियांग चेन ने जाहिर ऐसा किया जैसे उसे कोई जल्दी नहीं है, पर जाते जाते उसने बड़े ही हमदर्द लहजे में शिन चिंगयान को एक मुफ्त की सलाह दे डाली। तुम दोनों की शादी को 7 साल हो चुके हैं ना चिंगयान? कभी कभी जब रिश्ता पुराना हो जाता है तो पार्टनर्स के बीच थोड़ा इनसिक्योरिटी, खतरे का एहसास होना जरूरी है, तभी प्यार बना रहता है। अगर मेरी मानो तो अगर तुम्हारा वो दुश्मन लव राइवल हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिल में उसे खोने का डर बना रहेगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि मुझे सच में एक डायरी बनाकर इस ग्रीन टी शातिर जहरीले जियांग चेन के सारे डायलॉग्स नोट कर लेने चाहिए, ताकि आगे चलकर मैं भी कभी इन्हें काम में ला सकूं। कम से कम शिन चिंगयान के दिमाग में तो ये बात बैठ गई थी और उसने इसका अपने हिसाब से ही कोई अजीब मतलब निकाल लिया था। शाम को जब वो घर लौटी तो उसने एक छोटा सा स्टूल खींचा और सीधे मेरे ताबूत के पास आकर बैठ गई। उसने अपने हाथ में वो पेपर्स ले रखे थे
जो उसके असिस्टेंट ने प्रिंट किए थे। ये वही उसकी और जियांग चेन के अफेयर की खबरें थीं। वो एक एक शब्द जोर जोर से पढ़कर मुझे सुनाने लगी। पूरा पढ़ने के बाद वो खड़ी हुई और बड़े रोब से बोली, देख लो झोशियू, भले ही ये सब अभी झूठ है, लेकिन अगर तुम अब भी होश में नहीं आए तो ध्यान रखना कि ये झूठ सच में बदलते देर नहीं लगेगी। उसकी ये धमकी सुनकर मेरा तो सिर ही चकरा गया। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सच हो जाएगा। तुम दोनों तो जैसे एक दूजे के लिए ही बने हो। काश कि वो मेरी ये आवाज सुन पाती, पर अफसोस वो बेखबर थी। देखते देखते छठा दिन भी आ गया। शिन चिंगयान जब मेरे सामने आई और उसने देखा कि मेरे शरीर में अब भी कोई हलचल नहीं है, तो उसका चेहरा तवे की तरह काला पड़ गया। उसने बिना सोचे समझे सीधे जियांग चेन को फोन मिलाया और तल्ख लहजे में बोली, सीनियर, आप शो की शूटिंग के लिए मेरे घर आ सकते हैं। वैसे भी झोउ शियू का अब वापस लौटने का कोई इरादा नहीं लगता। ये सुनते ही जियांग चेन बिना एक पल गंवाए अपना तामझाम और ढेर सारे बैग समेटकर सीधे मेरे घर आ धमका। घर के अंदर कदम रखते ही उसके साथ आए 4 असिस्टेंट्स ने मेरे पूरे घर का हुलिया बदलना शुरू कर दिया। पहले तो शिन चिंगयान ने उन्हें टोकना चाहा, पर जियांग चेन ने तुरंत अपना पासा फेंका। चिंगयान, ये एक लाइव स्ट्रीमिंग शो, लाइव ब्रॉडकास्ट है। मैं नहीं चाहता कि मेरे फैंस को ये शक हो कि ये मेरा घर नहीं है। और वैसे भी घर का थोड़ा सेटअप बदलने से झोउ शियू की प्राइवेसी निजता भी बची रहेगी। उसकी ये जहरीली दलील सुनते ही शिन चिंगयान फिर पिघल गई। शिन चिंगयान ने चुपचाप खड़े होकर ये तमाशा होने दिया। उन लोगों ने हमारे बेडरूम से मेरा और शिन चिंगयान का मैरिज सर्टिफिकेट शादी की सिंडिकेट हटाकर वहां जियांग चेन और उसकी एक फोटो लगा दी। मेरी रोजमर्रा की जरूरत की सारी चीजें फेंक दी गईं और उनकी जगह जियांग चेन और शिन चिंगयान के कपल्स कलेक्शन वाले सामान सजा दिए गए। यहां तक कि मेरे वार्डरोब में मेरी जगह जियांग चेन के कपड़े ठूंस दिए गए। हद तो तब हो गई जब आखिर में जियांग चेन ने मेरी शादी की अंगूठी वेडिंग रिंग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। ये देखकर आखिरकार शिन चिंगयान से रहा नहीं गया और उसने उसे टोक दिया। जियांग चेन ने बड़े ही मक्खन जैसे लहजे में कहा, चिंगयान, तुम्हारे हाथ में शादी की अंगूठी है। अगर मैं नहीं पहनूंगा तो लाइव शो देखने वाले दर्शकों को बहुत अजीब लगेगा। शिन चिंगयान कुछ पल के लिए खामोश रही। उसने मेरी अंगूठी तो जियांग चेन को नहीं दी, पर उसने जो किया वो और भी घटिया था। उसने अपने हाथ से हमारी शादी की अंगूठी उतारी और एक तरफ रख दी। जब तक लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली पूरी टीम वहां पहुंची, तब तक उस पूरे घर से मेरा नामो निशान मिटाया जा चुका था। हर कोने में सिर्फ और सिर्फ जियांग चेन की मौजूदगी बिखरी पड़ी थी और मुझसे जुड़ी हर एक याद को बटोरकर स्टोर रूम कबाड़ खाने में फेंक दिया गया था। मानो एक झटके में इस घर का मालिक ही बदल गया हो। लाइव स्ट्रीमिंग टीम ने अंदर कदम रखते ही सबसे पहले उन दोनों के रिश्ते के बारे में पूछा। शिन चिंगयान ने हमेशा की तरह अपने सीनियर को पूरा मान सम्मान देते हुए कैमरे के सामने कहा, ये मेरे परिवार फैमिली जैसे हैं। दोपहर के पहले की शूटिंग के लिए उन्होंने घर का वो हिस्सा चुना जिसे मैंने बड़े चाव से सनरूम धूप वाला कमरा के तौर पर तैयार किया था। जियांग चेन अब बड़े आराम से मेरे ही पसंद किए हुए आलिशान काउच बीन बैग पर पसरा हुआ था और मेरे ही कलेक्शन की बेहद कीमती कॉफी के घूंट ले रहा था। लाइव चैट बॉक्स में फैंस लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पर मैं शिन चिंगयान के उस शांत और मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी भयंकर बेचैनी और चिढ़ को साफ देख पा रहा था। आज 7वां दिन था। पिछली बार जब मेरा दिल निकाला गया था तब मैं 7वें दिन की सुबह तक हर हाल में होश में आ गया था, पर आज दोपहर होने को आई थी और मेरे जिस्म में कोई हलचल नहीं थी। वो सुबह से कम 20 से ज्यादा बार घड़ी की तरफ देख चुकी थी। उसे इस तरह तड़पता देख अब मुझे भी थोड़ी उत्सुकता होने लगी थी कि आगे क्या होगा। वो मन ही मन आखिर क्या चाहती थी? क्या वो ये उम्मीद कर रही थी कि मैं अचानक कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर आऊंगा और इस लाइव शो में जमकर हंगामा खड़ा कर दूंगा, या फिर वो ये चाह रही थी कि मैं हमेशा के लिए उस ताबूत के अंदर ही पड़ा रहूं? दोपहर के खाने के बाद आखिरकार उससे और सब्र नहीं हुआ। जब सबका ध्यान भटका हुआ था, वो चुपके से उस कमरे में आई जहां मेरा बर्फीला ताबूत रखा था। पर वहां आकर उसने देखा कि मेरा शरीर अब भी वैसा ही बेजान पड़ा है। उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था। ये देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट और शक की लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। अपने फोन में टाइम देखते हुए उसने दबी आवाज में झुंझलाकर कहा, झोउ शियू, तुम्हें जो भी शिकायत है उठकर सीधे सीधे मुझसे कहो। इस बार तुम्हारा ये मजाक सच में हद से ज्यादा हो रहा है। हद से ज्यादा की बच्ची, खाक मजाक है ये। शायद शिन चिंगयान को अब भी यही लग रहा था कि मैं महज उससे नाराजगी जताने के लिए कोई नया पैंतरा आजमा रहा हूं और वो इस बार मुझे एक सबक सिखाना चाहती थी। शाम के वक्त उसने कैमरे के सामने मेरे कपड़ों का कमरा वॉक इन क्लोजेट खोल दिया और जियांग चेन से कहा कि वो वहां रखे मेरे बेहद कीमती और चुनिंदा डिजाइनर सूट्स, हाई क्लासिक सूट्स में से जो चाहे चुन ले। जियांग चेन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लाइव स्ट्रीम के दौरान मेरे एक एक कोट और ब्लेजर को इस तरह पहनकर दिखाने लगा मानो वो सारे उसी के हों।
हद तो तब हो गई जब शिन चिंगयान ने स्टाफ को बोलकर वो खास डिजाइनर सूट भी मंगवा लिया, जिसे मैंने अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी वेडिंग एनिवर्सरी बैंक्वेट के लिए तैयार करवाया था। जब जियांग चेन उस बेशकीमती सूट को पहनकर कैमरे के सामने पोज दे रहा था, तब शिन चिंगयान ने मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। उसकी आवाज में साफ तौर पर एक जहरीली दुश्मनी थी। अभी भी नहीं उठना क्या? देख लो, ये सब तुम्हारी अपनी जिद का नतीजा है। लाइव स्ट्रीमिंग के आखिरी हिस्से में शिन चिंगयान को जियांग चेन के साथ रात के एक बड़े अवार्ड फंक्शन में शामिल होना था। वो कमीना मेरा सूट पहने हुए था, मेरा बो टाई लगाए था और मेरी ही पत्नी का हाथ थामे रेड कारपेट पर चल रहा था। पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी इस घर में अब मेरा अपना कुछ बचा ही नहीं था। अवार्ड सेरेमनी खत्म होते होते रात के ठीक 12 बजने वाले थे। शिन चिंगयान ने जैसे ही अपने फोन में टाइम देखा, वो मानो किसी गहरी नींद से झटके में जागी। उसके चेहरे पर अचानक एक घबराहट छा गई और वो पागलों की तरह घर की तरफ भागी। रास्ते के कोने पर बनी एक 24 घंटे खुलने वाली बेकरी केक शॉप के पास आकर वो कुछ पल के लिए ठिठकी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने वहां से एक पेस्ट्री केक का टुकड़ा खरीदा। ये उसका पुराना तरीका था मुझे मनाने का। जब भी हमारे बीच कोई बड़ा झगड़ा होता था, वो इसी तरह छोटा मोटा मुंह मीठा कराकर मुझे मना लिया करती थी। शिन चिंगयान ने जब घर के अंदर कदम रखा तो रात के ठीक 12 बज रहे थे। पूरे विला में घाप अंधेरा पसरा हुआ था। उसने 2-3 बार मेरा नाम पुकारा, पर घर के सन्नाटे से कोई आवाज लौटकर नहीं आई। उसके माथे पर शिकन आ गई। झोउ शियू, ये तुम्हारा नया ड्रामा है क्या? बत्तियां बुझाकर क्या साबित करना चाहते हो? तभी होम ऑटोमेशन सिस्टम ने ओनर की मौजूदगी को डिटेक्ट किया और बेडरूम की स्मार्ट लाइट्स अपने आप मध्यम रोशनी में जल उठी। शिन चिंगयान बिना एक पल गंवाए सीधे उसी कमरे की तरफ लपकी। वहां पहुंचकर जब उसने देखा कि मेरा जिस्म अब भी उसी तरह बेजान पड़ा है, तो उसने चिढ़कर बर्फीले ताबूत का कांच सरकाया और झटके से मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगी। जब होश आ चुका है तो नाटक बंद करो और बाहर निकलो। अंदर कितनी ठंड है अंदाजा भी है। पर जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी त्वचा से छुईं, वो ठिठक गई। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? नहीं, सिर्फ हाथ ही नहीं, मेरा पूरा शरीर पत्थर की तरह बर्फ हो चुका था। जैसे जैसे उसका हाथ मेरे जिस्म के दूसरे हिस्सों को छू रहा था, शिन चिंगयान के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। वो सफेद पड़ती जा रही थी। अचानक उसके दिमाग में कोई भयानक ख्याल कौंधा और उसकी पूरी रूह कांप उठी। कांपते हाथों से उसने ताबूत के अंदर की चादर को और मेरे सीने के कपड़ों को हटाकर देखने लगी। वहां गोली का वो जख्म वैसा का वैसा ही खुला पड़ा था। वो भरा नहीं था। और सिर्फ वही नहीं, किडनैपर्स की बेरहमी से की गई उस पिटाई के नीले काले निशान भी पूरे बदन पर साफ दिख रहे थे। 7 दिनों तक उस बर्फीले ताबूत में जमे रहने की वजह से उन जख्मों का रंग और भी खौफनाक और डरावना लग रहा था। शिन चिंगयान के पैर लड़खड़ाए और वो 2 कदम पीछे जा गिरी। उसने बदहवासी में अपनी कलाई घड़ी पर टाइम देखा, फिर तुरंत अपने फोन की स्क्रीन पर भी तारीख और वक्त चेक किया। सब कुछ सही था। 7 दिन का वो पूरा वक्त खत्म हो चुका था। वो अचानक पागलों की तरह जोर से चीखी, झोउ शियू, आखिर तुम ये क्या नया तमाशा कर रहे हो? पर अगले ही पल उसे खुद अपनी ही बात खोखली लगी। उसने खुद को ही झिड़कते हुए कहा, नहीं नहीं, ये कोई नाराजगी या नाटक नहीं है। ये जख्म अब तक भरे क्यों नहीं? अपनी ही बात खत्म करते करते शिन चिंगयान जैसे अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। वो बेतहाशा दौड़ती हुई गैराज की तरफ भागी। रात के उस घने अंधेरे और सन्नाटे की परवाह किए बिना उसने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से बिना एक पल रुके सबसे नजदीकी ताओवादी मंदिर दौकान की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। शिन चिंगयान हांफती हुई बदहवास सी पहाड़ी पर चढ़ी। बाबा दौचांग, 7 दिन का समय पूरा हो चुका है, पर मेरे पति अभी तक जिंदा नहीं हुए। आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताइए। पर वो बेचारे मंदिर के पुजारी तो बिल्कुल आम से इंसान थे। उनके पास कोई जादुई या चमत्कारी ताकत तो थी नहीं। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कुछ धार्मिक ग्रंथ और किताबें पढ़ रखी थीं। उन्हें शिन चिंगयान की ये जिंदा होने वाली बात रत्ती भर भी समझ नहीं आई। लेकिन आखिर में शिन चिंगयान ने उनके सामने पैसों का इतना बड़ा ढेर लगा दिया कि वो मना नहीं कर पाए। वो पुजारी जी पूरी तरह उलझन में पड़े पड़े ही उसके साथ पहाड़ी से नीचे उतरकर विला आ गए। पर जैसे ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा और मेरे बेजान जिस्म को देखा, उनके होश उड़ गए। वो तो डर के मारे पुलिस को फोन करने ही वाले थे। लेकिन शिन चिंगयान के चेहरे पर छाई वो सच्ची घबराहट, उसकी बेबसी और हमारे मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने बड़े संभलकर और धीमे लहजे में कहा, मरे हुए इंसान कभी दोबारा जिंदा नहीं होते देवी जी। जो चला गया वो चला गया। आप इस सच को स्वीकार कर लीजिए। शिन चिंगयान के लिए इस सच को मान लेना नामुमकिन था। वो पागलों की तरह ना में सिर हिलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। नहीं, आप नहीं जानते। मेरे पति को तो वापस जिंदा होना ही था। वो हर बार होते हैं। वो पहले भी तो मर चुके हैं ना, पर वो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर हमेशा वापस जिंदा हो जाते थे।
पुजारी जी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अंदर तक दहल गए और मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, ये तो किसी पागल साइको का चक्कर लगता है। उनके कांपते अंगूठे ने चुपके से पुलिस का नंबर हटाकर मेंटल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। जल्द ही शिन चिंगयान ने पुजारी जी की आंखों में वो डर और अजीब सा शक ताड़ लिया। वो अचानक बिल्कुल शांत हो गई। उसे समझ आ गया कि ये बाबा भी महज ढोंगी हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। फिर भी उसने उनका बचा हुआ पेमेंट चुकाया और उन्हें विला से बाहर का रास्ता दिखाया। पुजारी के जाते ही उसने तुरंत अपने जंग झांग असिस्टेंट को फोन मिलाया। आसपास के 1000 किलोमीटर के दायरे में जितने भी बड़े तांत्रिक, अघोरी या झाड़ फूंक करने वाले बाबा मास्टर्स हैं, उन सबको इसी वक्त मेरे सामने हाजिर करो। असिस्टेंट झांग का चेहरा रो उतरा। मैडम, पर इस वक्त आधी रात हो रही है, मुझे वो सब नहीं सुनना, मुझे वो इसी वक्त यहां चाहिए, कहकर उसने फोन काट दिया। शिन चिंगयान वापस बेडरूम में आई। मेरे उस बेजान शरीर को देखकर अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी और खौफ था। वो रोते हुए बड़बड़ाई, झो शियू, तुम्हें मुझसे नाराज होना है तो हो जाओ, पर तुम इस तरह अपनी जान से खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? उसने आगे बढ़कर मेरे दोनों बर्फीले हाथों को अपनी हथेलियों में थाम लिया और उन पर फूंक मारकर उन्हें गर्माहट देने की कोशिश करने लगी। पर वो जितनी ज्यादा फूंक मारती, मेरे हाथ उतने ही ठंडे लगते। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और आंसू बह निकले। आखिरकार जब उसे एहसास हुआ कि इन हाथों में अब कभी दोबारा गर्माहट नहीं लौट सकती, तो उसने मेरे बेजान हाथ पर अपना माथा टेक दिया और पूरे विला के सन्नाटे को चीरती हुई उसकी एक दर्दनाक, रूह कंपा देने वाली चीख गूंज उठी। तो देवियों और सज्जनों, आज इस पर्टिकुलर नैरेटिव को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अब आपके माइंड में एक जायज सवाल आ रहा होगा कि सर, इस स्टोरी को मिडवे में क्यों ड्रॉप किया जा रहा है, इसे इनकम्प्लीट क्यों छोड़ा जा रहा है? देखिए, द बिगेस्ट रीजन इज रिसोर्सेज की कमी, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस स्टोरी का जो ओरिजिनल सोर्स मटेरियल है वो पूरी तरह से प्राइवेट हो चुका है। हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है और बिना ऑथेंटिक डेटा के कहानी को आगे ड्रैग करना मेरी एथिक्स के खिलाफ है। मैं आपको कोई भी फेक या सब स्टैंडर्ड कंटेंट सर्व नहीं करना चाहता, लेकिन डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली इस पर रिसर्च कर रहा हूं। जैसे ही मुझे इसके सिमिलर या इससे भी ज्यादा थ्रिलिंग कोई ऑल्टरनेटिव प्लॉट मिलता है, हम एक ब्रांड न्यू जर्नी की शुरुआत करेंगे। सच कहूं तो इस पूरी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए मुझे खुद भी काफी इमोशनल फील हुआ। आई डिडंट रियलाइज कि यह कहानी इतनी ज्यादा सैड और हार्ट ब्रेकिंग टर्न ले लेगी। खैर, फॉर द टाइम बीइंग कनेक्टेड रहिए, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं एक नेक्स्ट फ्रेश और अमेजिंग नैरेटिव के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय एवरीवन।